नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जो विभिन्न विद्वानों की परिकल्पनाएं थी, उन परिकल्पनाओं के अंतर्गत जो कि उन परिकल्पनाओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। अद्वैतवादी या एक तारक की जो परिकल्पनाएं, वो दूसरी है द्वैतवादी या जो है कह सकते हैं अपन दो तारक जो परिकल्पना है वो, और इसके साथ ही तीसरी थी वैज्ञानिक जो परिकल्पनाएं हैं उसके बारे में। तो इसमें सबसे पहले अपन ने एक तारक या अद्वैतवादी जो परिकल्पनाएं थी उनके अंतर्गत जो कांट महोदय हैं उनकी जो वायव्य राशि परिकल्पना है जिसका प्रतिपादन उन्होंने 1755 ईस्वी में किया था, उसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। उसके अंतर्गत उसकी जो उन्होंने किस प्रकार से पृथ्वी की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति को बताया था, साथ ही जो है उसकी क्या क्या कमियां थी, उसकी आलोचनाएं थी, उसके बारे में पढ़ा था। अब जो है हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित लाप्लास महोदय की जो निहारिका परिकल्पना है, नेबुलर हाइपोथेसिस है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक तारकीय या कह सकते हैं अद्वैतवादी परिकल्पनाओं के अंतर्गत ही आती है। लाप्लास महोदय की जो निहारिका परिकल्पना है, सबसे पहले मैं आपको निहारिका के बारे में बता दूं कि निहारिका जो होती है वो ब्रह्मांड के अंतर्गत जो है वाष्प या कह सकते हैं हाइड्रोजन गैस, हीलियम, धूल के कण आदि से जो फैला हुआ एक जो है सघन बादल का आवरण होता है, जिसे जिसके अंतर्गत जो है प्लाज्मा वगैरह ये जो है पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक एक तरीके से कह सकते हैं निहारिका एक जो है गैस का जो है बादल होता है, जिसके अंदर धूल वगैरह, हीलियम, हाइड्रोजन की सारी जो गैसें वगैरह सब कुछ पाया जाता है, तो वो निहारिका के नाम से जानी जाती है। तो लाप्लास महोदय ने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति को जो है निहारिका से माना है। प्रसिद्ध जो फ्रांसीसी विद्वान है लाप्लास महोदय, उन्होंने जो है 1796 में कांट की जो परिकल्पना थी उसको आधार मानकर जो है अपनी परिकल्पना का प्रस्तुत उन्होंने किया, अपनी परिकल्पना को प्रस्तुत किया, जिसका वर्णन उन्होंने अपनी जो पुस्तक थी एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम में उन्होंने किया। यह परिकल्पना जो है कांट महोदय के साथ साम्य रखती है तथा इस परिकल्पना में कांट की परिकल्पना को दोषों को जो है दूर किया गया। जो जो दोष कांट की परिकल्पना में थे उन दोषों को जो है दूर करने के लिए जो है लाप्लास ने अपनी निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। कांट की जो परिकल्पना थी उसके अंतर्गत निम्न दोष थे। क्या क्या दोष थे? जो मुख्य दोष थे उनमें पहला दोष था निहारिका अथवा आद्य पदार्थ के कणों में टकराव से पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो उन्होंने जो कि कांट ने बताया था कि जो आद्य कण थे, पेरिटिस्मल जो मोल्स थे या आद्य कण कह सकते हैं या निहारिका जो थी, उनमें कणों के आपस में टकराने से जो है ऊष्मा की उत्पत्ति हुई है। तो ये उसकी एक दोष है कि उसके अंतर्गत उन्होंने माना था कि आद्य कणों से जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है, जबकि ये जो है आद्य कणों के जो टकराने से जो है ऊष्मा उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो ये उसका एक दोष है। दूसरा दोष था उन्होंने आद्य कणों में टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो क्योंकि आद्य कण जब आपस में टकराए तो कांट ने माना था कि उसके कारण उनकी गति बढ़ गई, उनमें गति उत्पन्न हुई, जबकि आद्य कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती। ये उसका दूसरा दोष था। तीसरा दोष था निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ साथ गति में वृद्धि नहीं हो सकती है। तो जैसे कि कांट ने बताया था निहारिका का आकार बढ़ता है गया, वैसे वैसे जो है उसकी गति भी बढ़ती गई, परिभ्रमण गति बढ़ती गई, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये उसका तीसरा दोष था कि निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ साथ गति में जो है वृद्धि नहीं हो सकती है। तो इन दोषों को दूर करने के लिए लाप्लास महोदय ने कुछ जो है कल्पनाएं की और इन कल्पनाओं के माध्यम से उन्होंने उनकी जो कमियां थी, दोष थे, उनको दूर करने का काम किया। निहारिका या आद्य पदार्थ में ऊष्मा के लिए उन्होंने माना कि ब्रह्मांड में पहले से उष्ण और गैसीय निहारिका मौजूद थी। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी परिकल्पना में मान लिया कि ब्रह्मांड में पहले से जो है तप्त या उष्ण जो गैसीय निहारिका थी वो मौजूद थी। अर्थात जो पहली जो कमी थी कि ऊष्मा का जो है कैसे उत्पन्न हुई आद्य कणों के टकराने से, तो उसकी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने पहले कल्पना कर ली कि ब्रह्मांड में पहले से ही एक जो है उष्ण और गैसीय निहारिका मौजूद थी। तो ये उसकी कमी को जो है दूर कर देता है। पहली जो कमी थी, दोष था, उसको दूर कर देता है। निहारिका प्रारंभ से ही गतिशील थी और निहारिका निरंतर शीतल होने से सिकुड़ती गई। अब तो पहले दूसरी कमी थी उसकी गतिशील कैसे होना, कणों के टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो दूसरी कमी को दूर करने के लिए उन्होंने माना कि निहारिका जो है पहले से ही गतिशील थी। तो ये उसकी दूसरी कमी भी यहाँ पर दूर हो जाती है कि उन्होंने मान लिया कि प्रारंभ से ही निहारिका क्या थी, गतिशील थी, और गतिशील होने के साथ साथ वो ठंडी हो रही थी, जिसके कारण वो सिकुड़ती जा रही थी। तो इस प्रकार से उसकी दूसरी कमी भी जो है
अब तीसरी जो कमी थी वो थी उसके कारण से उसके आकार में वृद्धि से उसकी गति में बढ़ोतरी हुई। तो तीसरी जो कमी थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने माना कि निहारिका में क्या हुआ, निरंतर वो शीतल होती गई और शीतल होने से वो जो है सिकुड़ती गई। अब सिकुड़ने से क्या होगा, तीसरा दोष था कि निहारिका के आकार में वृद्धि होने से उसकी परिभ्रमण गति बढ़ नहीं सकती है। तो इस कमी को दूर करने के लिए उन्होंने माना कि निहारिका के आकार में क्या हुआ, धीरे धीरे वो ठंडी होती गई निहारिका, जिसके कारण उसके जो आकार है वो कम होता गया। और आकार जब कम होता है तो कोणीय आवेग स्थिरता सिद्धांत के अनुसार उसकी जो कह सकते हैं परिभ्रमण गति है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर उसकी तीसरी जो गलती थी, कमी थी, दोष था, वो भी दूर हो गया। और फिर तीनों बातों को मानते हुए लाप्लास महोदय ने माना कि प्रारंभ में पदार्थ ठंडे रूप में नहीं था। प्रारंभ में ब्रह्मांड में एक गतिशील व तप्त महापिंड था। कि ठंडे रूप में नहीं था, ये बात किसने कही थी, ठंडे रूप में माना था कांट ने। और परंतु लाप्लास ने कहा था कि प्रारंभ में जो पदार्थ था जिससे पृथ्वी का निर्माण हुआ है, विभिन्न ग्रहों या सौरमंडल का निर्माण हुआ है, वो ठंडे रूप में नहीं थे। उन्होंने माना कि प्रारंभ में ब्रह्मांड में गतिशील और तप्त जो है महापिंड था, जिसे उन्होंने निहारिका नाम दिया, जिसे उन्होंने क्या कहा था, निहारिका या नेबुला कहा था। उन्हें इस परिकल्पना की प्रेरणा जो है शनि ग्रह से मिली। ये जो परिकल्पना थी निहारिका, उसकी जो परिकल्पना है उसके बारे में जो प्रेरणा मिली वो शनि ग्रह के चारों ओर जो वलय है और उसको देखकर उन्होंने ये प्रेरणा मिली थी। निहारिका की गति के कारण विकिरण द्वारा उष्मा कम होने लगी। अब निहारिका में क्या हुआ, धीरे धीरे गतिशील हो रही थी, तो गतिशील होने के कारण उससे विकिरण द्वारा क्या होगी, उसके अंदर उष्मा की जो है कमी हुई। तो उष्मा जैसे जैसे कम होती गई तो इस कारण से इसका जो बाहर का भाग था वो शीतल होने लगा और विकिरण विधि से जो है धीरे धीरे निहारिका क्या होगी, ठंडी होने लगी। और ठंडी होने के कारण जो है उसका जो बाहर का जो भाग था वो तीव्र गति से शीतल होने लगा। इस प्रकार निहारिका के निरंतर शीतल होने के कारण उसमें संकुचन होने लगा और धीरे धीरे जैसे जैसे निहारिका ठंडी होती गई वैसे वैसे उसके आकार का जो है आकार में जो है संकुचन होने लगा, आकार कम होने लगा। परिणाम स्वरूप जो है निहारिका के आकार और आयतन कम होने लगा और आयतन में कमी के कारण निहारिका की जो गति थी वो उसमें निरंतर वृद्धि होने लगी। अब जैसे जैसे ठंडी हो रही थी तो उसका आकार कम होता जा रहा था और आयतन भी कम हो रहा था, जिसके कारण से निहारिका की गति में क्या होगी, वृद्धि होने लगी। यहाँ पर जो कांट की तृतीय गलती थी वो भी दूर हो जाती है कि अत्यधिक गति के कारण जो है केंद्रापसारित बल के कारण निहारिका के मध्यवर्ती भाग के पदार्थ भारहीन होने लगे। अब क्या हुआ, जब उसकी गति अत्यधिक बढ़ गई निहारिका की तो उसके कारण उसका जो केंद्रापसारित बल था उसके कारण निहारिका का जो मध्यवर्ती भाग था उसके अंदर जो पदार्थ था वो भारहीन होने लगा। मध्य का पदार्थ बाहर की ओर उभरने लगा और ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक सघन हो गया। अब मध्य का जो भाग था वो बाहर की ओर जाने लगा, क्यों, क्योंकि वो गतिशील थी और गतिशील होने के कारण जो है उसमें केंद्रोपसारी बल लगता है। केंद्रोपसारी बल का मतलब केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। किसी भी चीज़ को अगर तीव्र गति से घुमाया जाता है तो उसके केंद्र से जो पदार्थ होता है ठोस वो बाहर की ओर फेंकने लगता है या बाहर की ओर निकलने लगता है। तो वही बात यहाँ पे हुई, केंद्रोपसारी बल के कारण मध्यवर्ती पदार्थ भाग का जो पदार्थ था वो भारी होने लगा और बाहर की ओर निकलने लगा। अब क्या हुआ, मध्य भाग बाहर की ओर उभरने लगा, ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने के कारण अत्यधिक घना हो गया, परंतु ऊपरी भाग निचले भाग के साथ भ्रमण नहीं कर सका, क्योंकि ऊपरी भाग शीतल हो चुका था और निचला जो भाग था वो जो है गर्म ही था। तो इस कारण से जो ठंडा भाग था या ठोस भाग था वो धीरे धीरे क्या हो गया, वो आंतरिक भाग का जो है साथ नहीं दे सका। तो ऊपरी भाग जो है निचले भाग का साथ जो है भ्रमण नहीं कर सका, परिभ्रमण उसका नहीं कर सका। इस कारण से जो है इस प्रकार ऊपरी भाग निरंतर शीतल होने और सिकुड़ते मध्य भाग से छल्ले के रूप में पृथक होने लगा और धीरे धीरे क्या हुआ, ऊपर का जो भाग था ठंडा भाग वो भाग क्या हो गया, धीरे धीरे सिकुड़ता गया और सिकुड़ने के साथ ही क्या हुआ, छल्ले के रूप में उस निहारिका से जो है अलग हो गया। कुछ समय बाद यह गोल छल्ला निहारिका से अलग होकर बाहर निकल आया और निहारिका का चक्कर लगाने लगा। अब क्या हुआ, ये जो पदार्थ था जो ठंडा होने के साथ साथ जो है सिकुड़ता गया था और निहारिका से अलग हो गया, वो जो छल्ला था वो क्या करने लगा, निहारिका के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। लाप्लास के अनुसार निहारिका से केवल एक छल्ला बाहर निकला था तथा बाद में यह 9 छल्लों में विभाजित हो गया। उन्होंने माना था, जिस प्रकार से कांट ने माना था कि निहारिका से या जो निहारिका थी उससे ही जो है उन्होंने माना था कि 9 अलग अलग छल्ले निकले जिनसे ग्रह की जो है निर्माण हुआ है। परंतु यहाँ पर जो लाप्लास महोदय थे उन्होंने माना कि निहारिका से जो है एक के सिर्फ एक छल्ला ही बाहर निकला और उसी एक छल्ले के जो है 9 भागों में विभाजित होने से 9 ग्रहों का निर्माण हुआ है। प्रत्येक छल्ला एक दूसरे से दूर हटते गया और प्रत्येक
के छल्ले के समस्त पदार्थ से एक स्थान पर गाढ़ के रूप में एकत्रित होकर गर्म वायवीय ग्रंथि का रूप धारण कर लिया, जो आगे चलकर शीतल होकर ठोस ग्रह बन गया। धीरे धीरे जो छल्ला अलग हुआ था वो क्या हो गया, धीरे धीरे उसका जो समस्त पदार्थ था वो एक गांठ के रूप में एकत्रित हो गया, जिसे उसने गर्म वायवीय ग्रंथि नाम दिया था और उसका रूप धारण कर लिया और शीतल होकर आगे वो क्या बन गया, एक ठोस ग्रह बन गया। इस प्रकार 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी क्रिया की पुनरावृत्ति के कारण ग्रहों से जो है उपग्रहों का आविर्भाव हुआ और निहारिका का जो अवशिष्ट भाग था वो सूर्य के रूप में आज भी मौजूद है, वो सूर्य बना। अब ये जो परिक्रमणा है उसकी विवेचना, इस परिक्रमणा के पक्ष में कौन कौन से तर्क थे। तो पहला जो बात करते हैं उसकी विवेचना में, ग्रहों का अपने अक्ष पर एवं सूर्य के कक्ष के इधर उधर जो है इर्द गिर्द अपने कक्ष पे घूमना स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। तो इस परिक्रमणा द्वारा यह समझा जा सकता है कि ग्रह किस प्रकार से अपने अक्ष और सूर्य के कक्ष के चारों ओर घूम रहे हैं और ये इसको आसानी से समझा जा सकता है। दूसरा है, सौरमंडल के सभी ग्रह एक ही तल में गति कर रहे हैं, इसका मतलब सभी ग्रह एक ही छल्ले या पिंड से बने हैं। अब एक जो कक्ष था उसी के ऊपर सभी जो सौरमंडल के जो ग्रह हैं उपग्रह वो सभी एक ही कक्ष के ऊपर क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। इस कारण से जो है एक ही तल के ऊपर, इस कारण से समझा जा सकता है कि सभी जो ग्रह है उनका निर्माण एक ही छल्ले से या एक ही पिंड से हुआ है। तीसरी बात है, पृथ्वी की उत्पत्ति गैस पुंज के ठंडा होने से हुई है। पृथ्वी के ऊपरी भाग के ठंडा और आंतरिक भाग के गर्म होने से इस बात की पुष्टि होती है। तीसरी बात ये भी मानी जाती है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो आज भी गर्म है और ऊपरी भाग ठंडा है। तो इसलिए इससे ये भी पता चलता है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो गैस से हुई है। तो गैस पुंज के ठंडा होने से जो है ऊपरी भाग ठंडा हुआ और आंतरिक भाग आज भी गर्म है। ये भी इस परिक्रमणा के पक्ष में एक तर्क बात उत्पन्न करता है। चौथा है, सौरमंडल की रचना एक जैसे पदार्थ से हुई है और ये भी माना जाता है कि वर्तमान में जो अध्ययन है सभी जो ग्रह हैं उनकी उत्पत्ति एक जैसे पदार्थ से मानी गई है। तो सौरमंडल की उत्पत्ति एक जैसे पदार्थ से हुई है, यह भी परिकल्पना के पक्ष में तर्क है। पांचवा जो तर्क है वो है विवेचना में, अंतरिक्ष में निहारिका की उपस्थिति भी इस परिक्रमणा को प्रमाणित करती है और वर्तमान में देखने से पता चलता है कि वर्तमान में जो है काफ़ी सारी निहारिकाएं जो है अंतरिक्ष में पाई जाती है। इससे भी पता चलता है कि जो सौरमंडल है उसकी उत्पत्ति एक निहारिका से हुई होगी। लाप्लास की निहारिका परिकल्पना की कुछ आलोचनाएं हैं, उनको अपन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहली आलोचना है, सौरमंडल के विभिन्न ग्रहों का वर्तमान कोणीय आवेग जो प्रारंभ में मौलिक निहारिका में व्याप्त था, भ्रमण की अधिकता के से निहारिका को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो जो कोणीय आवेग बल था जिसके कारण छल्ला अलग हुआ था, तो वो जो कोणीय आवेग बल है उसके कारण, उसकी अधिकता के कारण जो है वो मौलिक निहारिका को जो है तोड़ नहीं सकता था। मौलिक निहारिका का कोणीय आवेग वर्तमान सूर्य और उसके सदस्य ग्रहों के कुल कोणीय आवेग के बराबर होना चाहिए। तो वर्तमान में जो मौलिक निहारिका है उसका कोणीय आवेग जो बल है वो सूर्य और उसके जो सदस्य हैं उनके जो कोणीय आवेग है उनके बराबर होना चाहिए। जबकि वर्तमान में जब अपन देखते हैं तो संपूर्ण कोणीय आवेग का 98% ग्रहों के अंतर्गत और 2% सूर्य में नियत है। तो ये क्या है, इस परिकल्पना के सूत्रों के विपरीत है। जबकि होना क्या चाहिए था कि संपूर्ण कोणीय आवेग का 98% भाग जो है सूर्य में होना चाहिए था और 2% जो है ग्रहों में होना चाहिए था, परंतु ये इसके विपरीत पाया जाता है, जो कि इसकी एक आलोचना है। दूसरी आलोचना है, निहारिका से निकले छल्ले के घनीभूत होने से गोलाकार ग्रह कैसे बन गए। गैस अणु गति सिद्धांत के अनुसार गैस के छल्लों का घनीभूत होकर ग्रह का रूप धारण करना संभव नहीं है। तो उन्होंने नहीं बताया कि किस प्रकार से छल्लों के घनीभूत होने से गोल ग्रह कैसे बन गए, जबकि गैस अणु सिद्धांत के अनुसार कोई भी जो गैस अणु होते हैं और गति सिद्धांत उसके अनुसार कोई भी गैस अणु जो होते हैं उनका जो आकार है वो गोल नहीं हो सकता, क्योंकि गैस का कोई आकार नहीं होता है। तो गोल जो अणु है या गोलाकार ग्रह उससे नहीं बन सकते। तीसरी आलोचना है, सभी ग्रहों के उपग्रहों को अपने पिता ग्रहों की दिशा में घूमना चाहिए। अब जब वो ग्रह है उनके जो उपग्रह है, तो जो पिता ग्रह है तो अगर उनकी उत्पत्ति उसी से हुई है तो जिस प्रकार से उनका पिता ग्रह घूर्णन कर रहा है या घूम रहा है उसी प्रकार से उनके उपग्रहों को भी घूमना चाहिए। परंतु जब अपन वर्तमान में देखते हैं तो शनि और बृहस्पति के जो उपग्रह है वो बहुत सारे उपग्रह ऐसे हैं जो उसकी विपरीत दिशा में भी जो है परिभ्रमण कर रहे हैं या घूम रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि उनकी गति विपरीत कैसे हो सकती है। तो ये भी एक उसकी आलोचना है। यदि सूर्य की आयु 4 से 5 अरब वर्ष मानी गई है तो आद्य निहारिका को सूर्य सौरमंडल तक फैली मान ले तो इतनी कम अवधि में इसका आयतन सूर्य के बराबर होना असंभव है। तो ये इसका जो आयतन था, निहारिका का जो आकार था वो सौरमंडल के बराबर मान ले सूर्य से लेकर, तो इतनी कम अवधि में
सूर्य के बराबर उसका जो आयतन है वो इतना कम नहीं हो सकता है। तो ये कैसे हो सकता है कि उसका आयतन इतना छोटी अवधि में इतना होना असंभव लगता है। पांचवी आलोचना है, यदि वर्तमान सूर्य निहारिका का शेष भाग हेतु अभी भी सूर्य पर एक उभार होना चाहिए जिससे इस बात की पुष्टि हो कि अब भी सूर्य की से एक छल्ला अलग होने वाला है, परंतु सूर्य से ऐसा कोई उभार दिखाई नहीं देता, अर्थात ग्रह निर्माण की प्रक्रिया बंद क्यों हो गई। तो उन्होंने कहा कि निहारिका से अगर इस प्रकार से जो है उभार से छल्ले के अलग होने से ग्रहों का निर्माण हुआ है, तो वर्तमान में भी क्या होना चाहिए था कि सूर्य के ऊपर, क्योंकि सूर्य निहारिका का अवशिष्ट भाग है और उसी से जो है उसकी घूर्णन गति के कारण उससे एक जो है कह सकते हैं पिंड या कह सकते हैं एक छल्ला और अलग होना चाहिए था। तो हम वो छल्ला अभी हमारे को दिखाई क्यों नहीं दे रहा या उससे अलग क्यों नहीं हुआ है, अर्थात अलग क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, अलग हो गया हो और उसके बाद में भी हमें ये पता नहीं है कि जो ग्रह निर्माण की प्रक्रिया थी वो बंद क्यों हो गई थी। सूर्य व ग्रहों की विषुवत रेखीय कक्षा को समानांतर होना चाहिए, परंतु वास्तव में इन कक्षाओं के बीच 6 डिग्री का अंतर पाया जाता है। अब सभी जो ग्रह हैं सूर्य और उसके, तो विषुवत रेखीय जो कक्षा है वो सभी समानांतर होनी चाहिए अगर एक ही पिंड से इनका निर्माण हुआ है, परंतु इनकी जो विषुवत रेखीय कक्षा है उसमें 6 डिग्री का अंतर पाया जाता है। तो ये भी उसकी एक आलोचना है। सातवीं आलोचना है, लाप्लास ने प्रारंभ से तप्त गतिशील निहारिका मानी, पर यह नहीं कहा कि कहाँ से आई है, उसमें ऊष्मा की और गति कैसे उत्पन्न हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर इस परिकल्पना में नहीं मिल पाता है। तो उन्होंने मान लिया कि पहले से ही ब्रह्मांड में एक तप्त गतिशील जो निहारिका थी वो मान ली, परंतु उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके अंदर ऊष्मा कैसे उत्पन्न हुई, उस निहारिका में गति कैसे हुई। तो ये सब प्रश्नों के जवाब जो है लाप्लास ने उसकी परिकल्पना में नहीं दिए थे। आठवीं जो आलोचना है, निहारिका के अल्प पारस्परिक जो संलग्नता है कि छल्लों के निकलने का क्रम जारी रहेगा तो उस क्रिया में अवकाश नहीं हो सकता है। तो ये जो नियम है अल्प पारस्परिक संलग्नता, तो निहारिका से लगातार क्या होना चाहिए था, अभी तक जो है छल्ले निकलते रहने चाहिए थे। तो ये जो प्रक्रिया है वो रुक नहीं सकती थी, उनमें छल्ले आज भी निकलने चाहिए थे, परंतु ऐसा नहीं हुआ है। तो ये भी इसकी एक आलोचना है। ग्रहों की उत्पत्ति निहारिका से हुई है तो वह प्रारंभ द्रवित अवस्था में रहे होंगे। द्रव अवस्था में ग्रह निर्बाध रूप से परिक्रमण और परिभ्रमण नहीं कर सकते, क्योंकि द्रव के विभिन्न स्तरों में समान गति नहीं हो सकती है, क्योंकि उनमें घर्षण होता है रहता है और ठोस पिंड की परिक्रमण और परिभ्रमण कर सकते हैं। तो अगर उन्होंने ये माना जाता है कि ग्रहों की उत्पत्ति प्रारंभ में जो ग्रह थे वो द्रव अवस्था में रहे, तो द्रव अवस्था में जो है परिभ्रमण और परिक्रमण नहीं हो सकता है। तो ये इस बात का खंडन करता है कि ठोस पिंड ही क्या कर सकते हैं, परिभ्रमण और परिक्रमण कर सकते हैं। तो ये भी इस निहारिका परिकल्पना की एक आलोचना है जिन्होंने उनको द्रवावस्था में माना होगा। तो इस प्रकार से जो कुछ आलोचनाएं थी वो मैंने आपको बताई। लाप्लास महोदय ने किस प्रकार से जो है पृथ्वी की अपनी निहारिका जो परिकल्पना थी नेबुलर हाइपोथेसिस, उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति को माना है। धन्यवाद।